मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसला बदला नहीं करते, लेकिन क्या पता आप फैसला ले और किस्मत बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए विकास के मूलभूत सिद्धांत। इकाई 4 मानव विकास अपनी चल रही थी, जिसमें अपन ने अभिवृद्धि और विकास के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था, अध्ययन कर लिया था। और आज अपन देखेंगे विकास के मूलभूत सिद्धांत। थोड़ा सा अपन देखते हैं अभिवृद्धि के बारे में। अपन ने पढ़ा था कि अभिवृद्धि क्या है। तो अभिवृद्धि ध्यान में रखना है, शारीरिक परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहते हैं और सभी प्रकार के पक्षों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अब विकास के जब भी अपन कंपटीशन की बात करें, प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, तो वहाँ पे अपने को 2 प्रकार के सिद्धांत ये देखने को मिलते हैं। एक वे सिद्धांत होते हैं जिन्हें विकास के मूलभूत सिद्धांत कहते हैं, जो कि अवधारणा पर आधारित होते हैं, और एक वे सिद्धांत है जो कि मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हैं। इनको नियम भी कहते हैं। विकास के मूलभूत सिद्धांत के लो या विकास के नियम के लो अलग अलग नहीं है, ध्यान में रखना एक ही है। ये अपन विकास की प्रकृति में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रकृति को समझने के लिए विकास के सिद्धांतों को समझना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो 2 प्रकार के सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे कक्षा 11 मनोविज्ञान की पुस्तक की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ अपन जो है 2 सिद्धांत पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत, और एक पढ़ेंगे अपन इरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इसके बाद में जब अपन रीड की सीरीज शुरुआत करेंगे इस पुस्तक के पश्चात, तो उसके अंदर अपन 7-8 प्रकार के विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। मूलभूत सिद्धांतों की बात करें तो मूलभूत सिद्धांत भी आपके 15 से लेकर 15, 16, 17 जो है मूलभूत सिद्धांत है। नियम भी कह लो इनको। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो कौन कौन से ध्यान में रखना है। तो 2 प्रकार के सिद्धांत पढ़ेंगे अपन। एक वो सिद्धांत जिनको अपन मूलभूत सिद्धांत कहते हैं, और एक वे सिद्धांत जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। ये अवधारणा पर आधारित सिद्धांत होते हैं, जैसे समान प्रतिमान का नियम हो गया है, सिफेला कोडल नियम हो गया है, प्रोक्सिमा डिजिटल नियम हो गया है, स्पाइरल रूल हो गया है। इस प्रकार के नियम या सिद्धांत। और एक अपन पढ़ेंगे जैसे कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिया गया, नैतिक विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत यूरी ब्रॉनफेनबर्ग का पारिस्थितिकी विकास का सिद्धांत। ये अपन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ अपन सबसे पहले बात करते हैं मूलभूत सिद्धांतों की। किसकी बात करते हैं, मूलभूत सिद्धांतों की। तो 1 लाइनर ये सिद्धांत है और इतने ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एक लाइन आपको अगर याद रह गई, इनके अर्थ है या इनकी जो मीनिंग के रूप में भी अगर आपने याद कर लिया है, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना है। तो विकास के मूलभूत सिद्धांत की बात करें तो विकास की प्रकृति को जानने के लिए इन सिद्धांतों को आवश्यक होता है जानना, समझना। तो बात करते हैं अपन मूलभूत सिद्धांतों की। तो सबसे पहले अपन सिद्धांत की बात करते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, कोई नाम नहीं है, समझना इस चीज को। ये क्या अवधारणा बेस्ड सिद्धांत है जिनको कहते हैं विकास के मूलभूत सिद्धांत। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये इसकी विशेषता भी हो गई है। अपन कह सकते हैं विकास की प्रकृति भी होगी, इसका नेचर है कि ये कैसा है, सतत प्रक्रिया। यहाँ पे सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि विकास निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। निरंतर यानी कि जो बच्चा है जैसे ही माँ के गर्भ में आता है तभी से विकास प्रारंभ हो जाता है, शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है। जन्म लेने के बाद में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, हर प्रकार के जो विकास है वो प्रारंभ हो जाते हैं। और ये जो प्रक्रिया है यह है मृत्यु तक चलती है, ध्यान में रखना है। मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब अपन ने बात की थी अभिवृद्धि, तो अभिवृद्धि तो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। यानी कि एक व्यक्ति जो मर रहा है, मान लो वो 65-70 साल का है, ज्यादा जवान को नहीं सलटाएंगे, 70 साल का है, 70 साल का है और वो लास्ट स्टेज पे, तो भी वो कुछ ना कुछ इस संसार से सीख लेके जाएगा, कुछ ना कुछ विकास करता हुआ जाएगा। कुछ नहीं तो वो यही छोड़ के जाएगा कि फालतू में मैंने इतनी कमाई की है, मेरी जो ये नालायक बहू आई है मौज में रहेगी, मस्ती में रहेगी, है ना, इतना तो मैं अपनी पत्नी को भी नहीं रख पाया।
ये पैसा जो मैंने कमाया है ये कुछ भी किसी का काम का नहीं है, ना मैं इसको साथ लेके जा सकता हूँ। इस प्रकार की सीख लेके जाता है, यानी कि वहाँ पे भी कुछ सीखता है, अधिगम करता है। तो ये भी एक इसका एक जो है पार्ट हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसके उदाहरण का जो बताने का जो मीन्स है वो ये है कि जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक, जन्म से पूर्व की बात करें तो गर्भ काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो है विकास की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है। तो ध्यान में रखना है, ये विशेषता में पूछ सकता है, प्रकृति में पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से विकास की जो है प्रकृति है, निम्नलिखित में विकास की विशेषता है, विकास है इस प्रकार से। तो विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया। आगे बात करें तो विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें तो विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इंडिविजुअल प्रोसेस। व्यक्तिगत प्रक्रिया का मतलब होता है कि दो व्यक्ति कभी भी गुणों में क्या नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। उनमें विकास में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। अगर आप आज मैं हूँ या किसी और व्यक्ति को आप अगर कंपैरिजन करोगे, विकास में कंपैरिजन करोगे, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, भिन्नता देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, भिन्नता। इस नियम को अपन व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम भी कह सकते हैं। तो ये नियम क्या कहता है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ही कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, पढ़ाने वाला टीचर तो एक ही होता है, ज्ञान देने वाला टीचर एक ही होता है, लेकिन उन जो है बच्चों में जो सीखने वाले होते हैं उनके विकास के अंदर क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। कोई बालक अच्छे से समझ लेता है, अच्छे से चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, अप्लाई कर लेता है, और किसी बालक को समझने में दिक्कत आती है, वो कमज़ोर रह जाता है। क्यों, क्योंकि विकास कैसी प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास की बात करें तो वहाँ पे भी आपको भिन्नता मिलेगी, मानसिक विकास की बात करें तो वहाँ पे भी भिन्नता मिलेगी। सामाजिक हो, नैतिक हो, संवेगात्मक हो, गामक हो, किसी भी प्रकार के अगर पक्षों की बात करें तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअली जो है विभिन्नता मिलेगी, भिन्नता मिलेगी। तो ध्यान में रखना है, विकास किसी प्रक्रिया है, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया। विकास समान प्रतिमानों पर आधारित है, प्रतिमानों पर आधारित होता है। विकास समान प्रतिमानों पर आधारित होता है, यानी कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जो मस्तिष्क का भार है किसी में ज़्यादा होगा। हाँ, अपवाद स्वरूप हो सकता है, लेकिन अगर अपन ज़्यादातर देखेंगे तो समान प्रतिमानों पर एक जाति के लोगों में, एक जाति के जीवों में समान प्रतिमान से क्या होते हैं, जो है विकास होता है। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर इंडिया में कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसको भी उसी तरीके से प्रोसेस से जन्म लेना होगा, माँ के गर्भ के द्वारा जन्म लेना होगा। 9 महीने की जो प्रोसेस होती है वो पूरी करनी होगी। पहले उसका शारीरिक विकास होगा, बाद में मानसिक विकास होगा, तो एक निश्चित क्रम होगा। उसी प्रकार से अगर इंडिया में, अमेरिका की बात कर ली, अमेरिका में अगर बच्चा जन्म लेगा तो भी उसको उसी प्रोसेस से क्या होगा, गुजरना होगा। यानी कि अपन कह सकते हैं विकास किस पर आधारित है, समान प्रतिमान पर आधारित है। अगर नीम का पेड़ यहाँ पे है, उसी नीम के पेड़ को अगर अपन दूसरे विदेशों में जाकर क्या करते हैं, बोते हैं, तो वो जिस तरीके से यहाँ पे जो उसको उगेगा, बड़ा होगा, उसी प्रकार से वहाँ पे भी वो नीम का पौधा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अपन कह सकते हैं कि समान जाति के जीवों में क्या पाया जाता है, समान प्रतिमान पाया जाता है। ध्यान में रखना है। तो तीसरे चौथे नियम की बात करें, विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। विकास में एक क्रम होता है, एक सिस्टम होता है, एक निश्चित क्रम होता है जिस पर आधारित होता है आपका विकास। यानी कि जैसे गर्भ के अंदर अपन बात करें तो बच्चे का सबसे पहले जो विकास प्रारंभ होगा वो कौन सा होगा, शारीरिक विकास। पहले सबसे पहले कौन सा होगा, शारीरिक विकास। फिर बच्चा जन्म लेगा तो मानसिक विकास। कुछ समय में संवेगात्मक विकास भी स्टार्ट हो जाएगा, रोना, चिल्लाना, है ना। बहुत से मनोवैज्ञानिक अलग अलग मानते हैं। दूसरों के संपर्क में आएगा तो सामाजिक विकास भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर और बड़ा होगा तो नैतिक विकास भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सारे एक निश्चित क्रम में है। ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चा जैसे ही गर्भ में आया पहले नैतिक विकास हो जाएगा प्रारंभ। ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चा गर्भ में आया तो सामाजिक विकास क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, पॉसिबल नहीं। यानी कि विकास एक क्या है, निश्चित क्रम में होता है। कैसे होता है, निश्चित क्रम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन भाषा विकास की बात करें, किसकी बात करें, भाषा विकास की, तो भाषा विकास तो आपने पेडागोजी या शिक्षा शास्त्र में पढ़ा ही होगा कि भाषा विकास के अंदर अपन क्या देखते हैं, LSRW, सुबोपली, श्रवण पल्ले,
यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बच्चा इसी क्रम में सीखता है। पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है और फिर पढ़ना सीखता है। ये क्रम होता है भाषा विकास का, ध्यान में रखना। तो अपन क्या कह सकते हैं, विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। 11वीं मनोविज्ञान की पुस्तक में इसी नियम के, इसी सिद्धांत की मूल प्रवृत्तियों के रूप में अन्य सिद्धांत दे रखे हैं, 10, 12, 15 जो भी है सिद्धांत दे रखे हैं। अपन जो कंपटीशन में पढ़ते हैं तो अपन तो एक साथ ही पढ़ लेते हैं कि हाँ ये इतने नियम है, ये इतने सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना 11वीं की पुस्तक में इसी में ये मुख्य टाइटल के अंदर सब टाइटल बनाकर बहुत सारे क्या दे रखे हैं, सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो अपन पढ़ते हैं सुव्यवस्थित क्रम के अंदर और मूल प्रवृत्तियों और इसके अंदर अपन पढ़ते हैं और जो छोटे छोटे जो सिद्धांत है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अपन आगे चलते हैं। सुव्यवस्थित क्रम में होता है। अब इसके अंदर देखते हैं कुछ छोटे छोटे सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहले मस्त बोधमुखी सिद्धांत। मस्त बोधमुखी सिद्धांत, इसको नियम भी कह सकते हैं, इसको आपादीय सिद्धांत भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। ध्यान में रखना है, इसको सिर से पांव की ओर विकास का नियम भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको सिफेला कोडल, आजकल इस प्रकार के नाम दे देते हैं, पिछली बार रीट में आया हुआ है, ध्यान में रखना। तो सिफेला कोडल नियम भी कहते हैं। अब ये नियम क्या कहता है, मस्त बोधमुखी नियम। ये नियम कहता है कि जो विकास होता है बच्चे का वो किधर से, सिर से किधर की ओर होता है, पाँव की ओर होता है। किधर की ओर होता है, पाँव की ओर। आपने देखा होगा जब अपन वंशा है जो बाद में अपन शारीरिक विकास पढ़ेंगे, विकास के विभिन्न आयाम पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि बच्चे जब गर्भ में आता है तो गर्भ में सबसे पहले जो उसका विकास प्रारंभ होता है वो किसका होता है, सिर का। सबसे पहले सिर का जो बनना प्रारंभ होता है, सिर बनता है, उसके बाद में जो है शरीर बनता है, फिर उसे पाँव बनता है, पाँव के जो नीचे के जो पंजे होते हैं वो बनते हैं, फिर अंगुलियाँ वगैरह ये बनते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि निश्चित क्रम ही है ये, और किधर से किधर की ओर है, सिर से किधर की ओर है, पाँव की ओर। तो ऐसा नियम है मस्त बोधमुखी नियम। तो ये नियम क्या कहता है, विकास एक निश्चित क्रम में किधर से किधर की ओर, सिर से पाँव की ओर होता है। इसी प्रकार का एक अन्य नियम है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, और वो है प्रोक्सिमा डिजिटल नियम। इसको अपन क्या बोलते हैं, निकट दूर का नियम। केंद्र से परिधि का सिद्धांत, परिधि का सिद्धांत। अब ये नियम क्या कहता है, इसको और क्या कहते हैं, प्रोक्सिमा डिजिटल। प्रोक्सिमा डिजिटल, प्रोक्सिमा डिजिटल नियम। ये नियम क्या कहता है, जो विकास होता है, ये जैसे अपन ने बना दिया है, एक लड़का बना दिया है, ठीक है। अब इस लड़के की बात करें तो इसके जो बीच का जो पोर्शन है, बीच के जो अंग है, सबसे पहले उनका विकास होगा, और उसके बाद में जो परिधि है, परिधि की बात करें तो यहाँ पे बात करें तो ये हाथ हो गए हैं, हाथ के पंजे हो गए हैं, पंजे के अंगुलियां हो गई है, हाथ हो गया, हाथ के पंजे के अंगुलियां हो गई है, पाँव हो गया, इसकी अंगुलियां हो गई, ये हो गई। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी अंग है, केंद्र में जो भी अंग है मुख्य है ना, उनका विकास होगा। इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, रीढ़ की हड्डी हो गई है, धड़कन हो गया, दिल हो गया, ठीक है, अंदर की जो आंतें हो गई है, सबसे पहले इनका विकास होना प्रारंभ होगा। और अंत में किनका विकास होगा, तो अंत में जैसे अपन चलेंगे तो ये परिधि में आ जाएंगे। अगर अपन इस तरीके से करते हैं तो चारों तरफ अगर घेरा बना देते हैं इस प्रकार से, ये अपन ने क्या बना दिया, घेरा बना दिया, तो ये क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये परिधि। तो बाद में इनका विकास होता है। सबसे लास्ट में जो है हाथ बनना स्टार्ट होता है, पंजे बनते हैं, अंगुलियों का विकास होता है, पाँव के पंजे, फिर अंगुलियों का विकास होता है। लेकिन सबसे पहले जो अपने शरीर के बीच का जो केंद्र बिंदु है उसका विकास होता है। ऐसा जो नियम है वो है निकट दूर का नियम, जिसे अपन और क्या कहते हैं, प्रोक्सिमा डिजिटल नियम कहते हैं। एक और नियम है जो अपन बात करते हैं, वो है स्पाइरल रूल, जिसको वर्तुलाकार नियम भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, स्पाइरल नियम भी कहते हैं।
ये नियम कौन सा है, ये सिद्धांत कौन सा है? तो ये नियम या ये सिद्धांत कहता है कि जो विकास होता है वो रेखीय नहीं होता है, केवल रेखीय नहीं होता है, रेखीय ही नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है, वर्तुलाकार होता है। कैसे होता है, वर्तुलाकार। इसको ऐसे समझो, अगर मान लो अपन बात कर रहे हैं, जैसे इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं अपन, तो ऐसा नहीं है कि विकास केवल एक रेखा में होगा। अगर रेखा में होता तो सारे व्यक्ति क्या होते हैं, लंबे होते हैं। सारे व्यक्ति क्या होते हैं, लंबे होते हैं। उनके हाथ बिल्कुल पतले होते हैं, है ना, पतले होते हैं, पाँव भी बिल्कुल पतले होते हैं। ऐसा नहीं होता है। अपना जो विकास होता है 3D के रूप में होता है। किस रूप में होता है, 3D के रूप में, गोल, बिल्कुल गोल। तभी तो हाथ मोटे हुए हैं, बाजू मोटे हुए हैं, अपना शरीर जो है, पेट है, गोल मटोल हुआ है, ठीक है। यानी कि एक जो नियम है इसे अपन बोलेंगे वर्तुलाकार नियम। क्या बोलेंगे, वर्तुलाकार। तो इसमें ध्यान में रखना, ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है विकास रेखीय न होकर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले निम्नलिखित में से विकास की एक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन में ये जरूर देगा कि विकास रेखीय होता है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, विकास रेखीय नहीं होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। तो ये तीन जो नियम है इनको तो आपको एक साथ याद करने हैं। अब इसके आगे बात करते हैं, नेक्स्ट नियम की बात करते हैं, फोर्थ नियम की। सामान्य से विशिष्ट क्रिया का नियम। सामान्य से विशिष्ट क्रिया का नियम। विशिष्ट क्रिया का नियम यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके पश्चात सबसे पहले सामान्य क्रिया करता है और उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। सामान्य क्रिया का मतलब जैसे पूरे जो है शरीर को हिलाना हो गया है, फिर जो है घुटनों के बल जो बैठना हो गया है, फिर घुटनों के बल चलना हो गया है, फिर पाँव पे खड़ा होना हो गया है, फिर पाँव के, यानी कि वो सामान्य क्रिया से किधर की ओर चलता है, विशिष्ट क्रिया की ओर। अब ये इम्पोर्टेंट है आपका ये सिद्धांत। क्यों? क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं शिक्षण सूत्र, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, शिक्षण सूत्र। और शिक्षण सूत्र कौन सा होता है, विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य। यहीं पे बच्चे क्या खा जाते हैं, डिफीट खा जाते हैं, थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन रह जाता है, बहुत याद करके जाते हैं, लास्ट में वही बोल जाता है सामान्य से विशेष था या विशेष से सामान्य था। तो ध्यान में रखना दोस्तों, जब विकास के सिद्धांत की बात होगी तो सामान्य से विशिष्ट क्रिया का नियम होता है, लेकिन शिक्षण सूत्र की बात होता है तो विशिष्ट से सामान्य होता है, न कि सामान्य से विशिष्ट होता है, बल्कि उल्टा होता है। शिक्षण सूत्र क्या कहता है कि एक शिक्षक जब पढ़ाने जाता है तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए, बच्चों में इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, रुचि जागृत करने के लिए विशिष्ट बातें पहले बताएगा, उसके बाद में सामान्य बातें बताएगा। जैसे मान लो अगर किसी टीचर को जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ाना है तो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट कैसे करेगा कि एक ऐसा हिंदू सम्राट हुआ है जिसके आंखें नहीं होते हुए आंखें फोड़ दी गई, उसके बाद में भी उसने अंधे होते हुए भी अपने जो है विरोधी जो है शासक को मारा था, तीर कमान के द्वारा मारा था। इस प्रकार का एक राजा हुआ, हिंदू सम्राट हुआ, अंतिम हिंदू सम्राट हुआ, इस प्रकार से। तो वहाँ बच्चे क्या हो जाएंगे, अरे कौन से थे सर, कौन से हमें भी बताओ, कौन सी कहानी सर, कौन से, हमको भी जानना है। जब अपन ने ऐसा किया तो वो क्या थी, विशिष्ट बातें थी। विशिष्ट बातें के बताने से क्या होगा, बच्चे क्या होंगे, आकर्षित हो जाएंगे, बच्चे क्या लेंगे, रुचि लेंगे। उसके बाद में फिर अपन ने सामान्य बताए कि उनका नाम पृथ्वीराज चौहान था, उनके पिता का नाम ये था, माता का नाम ये था, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो शिक्षण सूत्र विशेष से सामान्य होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पे जो विकास का नियम होता है वो सामान्य से विशिष्ट क्रिया का होता है। कौन सा होता है, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का होता है। इसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट नियम की, गामक नियम, जिसको इंग्लिश में लोकोमोशन भी आ सकता है, लोकोमोशन नियम। मोशन का मतलब समझते हो दोस्तों, मोशन का मतलब होता है हलचल, हिलना डुलना, प्रतिक्रिया करना। गामक, जब भी ये शब्द आए तो आपको समझ लेना है सीधे सीधे सामान्य साधारण भाषा में शारीरिक क्रिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, शारीरिक क्रिया की बात। तो ये गामक नियम क्या कहता है, लोकोमोशन नियम क्या कहता है, जो इस नियम में अपन ने पढ़ा था उसी से थोड़ा सा सिमिलर नियम है। यहाँ पे ये नियम कहता है जब अपन शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो वो भी एक निश्चित क्रम में होती है। शारीरिक क्रिया भी क्या होती है, निश्चित क्रम में होती है। ऐसा जो नियम है वो है गामक नियम।
अब निश्चित क्रम में कैसे होती है, जैसे आपने छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किया होगा, निरीक्षण किया होगा, देखा होगा, अवलोकन किया होगा, तो वहाँ पे छोटा बच्चा जो होता है वह शारीरिक क्रिया करता है तो पहले पूरे शरीर को क्या करता है, हिलाता है। उसके बाद में वो क्या करता है, अपने घुटनों के बल चलता है। उसके बाद में वो क्या करता है, खड़े होने की कोशिश करता है। उसके बाद में वो पाँव पे चलने की कोशिश करता है। उसके बाद में वो दौड़ता है, भागता है, फिर बड़ा होता है और किशोरावस्था में किसी और को भी लेके भाग जाता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये नियम क्या कह रहा है, गामक नियम क्या कह रहा है कि बच्चा जो है शारीरिक क्रियाओं को निश्चित क्रम में वो करता है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ सीधे ही अपने पाँव के बल चलने लग गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो ध्यान में रखना, ऐसा नियम है गामक नियम, जिसको लोकोमोशन नियम कहता है। ये नियम क्या कहता है, शारीरिक क्रिया जो बच्चा करता है वो भी निश्चित क्रम में करता है इस प्रकार का, यानी कि उसका जो विकास होता है, शारीरिक विकास, वो एक निश्चित क्रम में होता है। ऐसा जो नियम है वो कौन सा नियम है, गामक नियम। कौन सा नियम है, गामक नियम। अब इसके आगे बात करें नेक्स्ट नियम की, लिंग भेद का नियम। लिंग भेद का नियम के लो या सिद्धांत के लो, बार बार ये नियम शब्द आ रहा है, लेकिन अपने जो पुस्तक में दे रखा है वो सिद्धांत दे रखा है। क्या दे रखा है, सिद्धांत। लिंग भेद का नियम क्या कहता है, तो नाम से पता चल रहा होगा आपका, लिंग भेद का नियम क्या कहता है कि लड़के और लड़कियों के विकास के अंदर भेद पाया जाता है। लड़कियों का विकास अलग प्रकार से होता है, लड़कियों का विकास अलग प्रकार से होता है। लड़कों का विकास जो है, उनकी जो रुचियां हैं, उनकी अभिवृद्धि है, उनकी क्षमता है, उनकी योग्यता है, उसमें भिन्नता हो सकती है। लड़कियों की योग्यता, रुचि, अभिवृद्धि, क्षमता में क्या हो सकती है, भिन्नता हो सकती है। उनके शारीरिक विकास में आपको भिन्नता देखने को मिल सकती है, उनके बोलने चालने में भिन्नता देखने को मिल सकती है, उनके कार्यों में आपको भिन्नता देखने को मिल सकती है। तो ऐसा ये जो नियम है, अपन जब पढ़ते हैं शिक्षा के अंदर तो अपन क्या पढ़ते हैं कि लिंग भेद नहीं होना चाहिए, लड़के व लड़कियों में अपने को भेद नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है। ये विकास की बात कर रहा है, ये सिद्धांत, ये नियम क्या कहता है कि लड़के और लड़कियों के विकास में क्या पाया जाता है, भेद पाया जाता है। लड़कों का विकास अलग तरीके से होता है, उनमें शारीरिक मानसिक विकास अलग हो सकता है और लड़कियों में अलग हो सकता है, ध्यान में रखना। अब इम्पोर्टेंट दो, सारे इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना, लेकिन मेरे को जो इस बार लग रहा है आपके एग्जाम में आ सकता है तो वो यह है कि विकास एक संचयी प्रक्रिया है। संचयी प्रक्रिया है। हालांकि इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है, समझना बहुत आसान है, लेकिन ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से विकास की एक विशेषता है, तो अपने को लगेगा यार संचयी प्रक्रिया क्या है। तो आपने जब स्टैटिक पढ़ी होगी, कभी ना कभी सांख्यिकी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ना जरूरी नहीं कहीं सांख्यिकी पढ़ने लग जाओ। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। तो संचयी प्रक्रिया का मतलब होता है कि बाद वाला जो स्टेप है, पहले वाले स्टेप को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, उसे अपन बोलते हैं संचयी। क्या बोलते हैं, संचयी। यानी कि ये नियम, ये सिद्धांत कहता है कि बाद वाला जब अपन कोई भी कार्य करते हैं, बाद वाला जो अपना विकास होता है, उसमें पूर्व वाले जो कार्य होते हैं, पूर्व में जो विकास होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, आधार होता है, उसमें जुड़े हुए होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है अपन कोई चीज़ सीख रहे हैं, अपन पढ़ा रहे हैं, ऐसा समझो, अपन पढ़ा रहे हैं, तो इस पढ़ाने की जो स्किल है, पढ़ाने का जो कौशल है, उसमें कहीं ना कहीं पूर्व का जो ज्ञान है, पूर्व का जो कौशल है, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपको आधार बनाएगा, तभी आप क्या कर पाओगे, पढ़ा पाओगे। ऐसा जो नियम है वो है विकास का एक संचयी प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है, संचयी प्रक्रिया। तो संचय का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। यानी कि अपन बाद में कोई भी काम करते हैं तो पूर्व का जो ज्ञान होता है, पूर्व का जो कौशल होता है, वो उसका आधार होता है, वो उसमें शामिल होता है। बाद के परिवर्तनों में पूर्व के परिवर्तन शामिल होते हैं। ऐसा जो नियम सिद्धांत है वो है विकास एक संचयी प्रक्रिया है। फिर बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को लग रहा है कि इन दोनों में से आ सकता है, वो है विकास एक एकीकृत प्रक्रिया है। एकीकृत प्रक्रिया है, एकीकृत। अब एकीकृत क्या चीज है? एकीकृत का मतलब होता है, जब अपन ने पढ़ा था सामान्य से विशिष्ट क्रिया का नियम पढ़ा था, और भी नियम पढ़े थे अपन ने, गामक नियम पढ़े थे, तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि बच्चा पहले सामान्य क्रिया करता है, फिर विशिष्ट क्रिया करता है। बच्चा सामान्य क्रिया करता है जिसमें वो हाथ पैर को हिलाता है, विशिष्ट क्रिया करता है कि वस्तुओं को क्या करता है, पकड़ता है। बच्चा गामक का विकास अपन ने पढ़ा था कि गामक विकास में क्या होता है कि बच्चा जो है अपनी शारीरिक क्रियाओं को एक निश्चित क्रम में क्या करता है, विकसित करता है, एक निश्चित क्रम में करता है। यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, विकास एक एकीकृत प्रक्रिया है। यानी कि यहाँ पे पूर्व में जो भी कार्य किए गए हैं, बाद में जो भी कार्य किए गए हैं, उनका सामान्यकरण करते हुए बच्चा क्या करता है, विकास करता है, कार्य करता है। ऐसा नियम है विकास एक एकीकृत प्रक्रिया का नियम।
यानी कि इसको समझो, यानी कि बच्चा पहले, जैसे जिन प्याजे की बात करते हैं अपन, इसको समझने के लिए जिन प्याजे तक चलते हैं। जिन प्याजे ने क्या कहा कि बच्चे में पहले विचारों की उत्पत्ति होती है, फिर भाषा का क्या होता है, विकास होता है। लेकिन वही जिन प्याजे क्या कहता है कि बाद में जो मनुष्य क्या करता है, विचारों और भाषा को एक साथ सामान्यीकरण करते हुए एक साथ प्रयोग करने लग जाता है। यानी कि जो छोटा बच्चा होता है पहले सोचता है फिर बोलता है, पहले सोचता है फिर बोलता है। और आज अपन जो है सोचना और बोलना एक साथ कर सकते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से अपने को गाड़ी को रोकना हो तो पहले सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, अचानक से अपने सामने को आया तो 1 सेकंड के अंदर अपन गाड़ी को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। यानी कि अपन ने क्या किया, पहले की चीज़ को और बाद वाली चीज़ को अपन ने क्या कर दिया, सामान्यीकरण कर दिया। पूर्व ज्ञान को और वर्तमान ज्ञान को अपन ने क्या कर दिया, सामान्य ज्ञान कर दिया। पहले के कार्य को बाद के कार्य को क्या कर दिया, सामान्य कर दिया, एकीकृत कर दिया। तो विकास एक एकीकृत प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति पहले के कार्य को और वर्तमान के कार्य को एक सामान्यीकरण करते हुए एक साथ संचालित करता है। ऐसा नियम सिद्धांत है विकास एकीकृत का सिद्धांत। बच्चा पहले क्या करता है, पाँव पे क्या करता है, खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे 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 चलना सीखता है, फिर भागना सीखता है, फिर हाथों के ऊपर जो है वो जो है हाथों के द्वारा जो है कुछ कराटे वगैरह सीखता है। और बाद में क्या करता है, एकीकृत करते हुए जितनी भी क्रिया है, शरीर की जितनी भी क्रिया, चाहे वो चलना हो, चाहे बैठना हो, चाहे वो कराटे सीखना हो, कुछ भी हो, तो शरीर की संपूर्ण क्रिया को एक साथ करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है, एक ही साथ करता है। ऐसा नियम कौन सा हो, विकास का एकीकृत का नियम। इसके आगे बात करें वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का नियम। थोड़े से और है, वंशानुक्रम गुणा वातावरण का नियम, या यूं के लीजिए सिद्धांत। यानी कि विकास जो है वंशानुक्रम वातावरण के गुणात्मक प्रक्रिया का परिणाम। विकास क्या है, वंशानुक्रम वातावरण की जो है गुणात्मक प्रक्रिया का क्या है, परिणाम। इसको समझो, यानी कि व्यक्ति के विकास में केवल वंशानुक्रमी भूमिका नहीं निभाता है। ऐसा नहीं कि माता पिता से अपने को, दादा दादी से अपने को जो गुण मिले हैं वो ही अपने विकास को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। उसमें वातावरण की भी अपनी क्या होती है, भूमिका होती है। बच्चे को जिस प्रकार का वातावरण मिलता है उसी प्रकार से उसका विकास निर्धारित होता है, विकास होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि केवल ही वातावरण प्रभावित करता है। बच्चे को वंशानुक्रम के द्वारा अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होते हैं वो भी उसके विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि दोनों ही ये मुख्य कारक इसलिए माना जाता है कि बच्चा जन्म से जो है अपने वंशानुक्रम के द्वारा गुण लाता है, और यह है गौण या द्वितीय कारक इसलिए माना जाता है कि बाद में वातावरण जैसा मिलता है वो बाद में उसको प्रभावित करता है। तो ये मुख्य हो गया, ये हो गया, दोनों को गुणात्मक प्रक्रिया का परिणाम होता है आपका विकास। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वंशानुक्रम गुणा वातावरण का नियम। इसके अगर अपन आगे बात करें, विकास के सभी पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। विकास के सभी पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। विकास के जब आयाम पढ़ेंगे, शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ, गामक विकास होगा, तो यहाँ पे ये नियम सिद्धांत क्या कहता है कि सभी पक्ष आपस में क्या है, अंतर संबंधित है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ध्यान में रखना है, अंतर संबंधित कैसे, अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा है तो कोई डाउट नहीं आपका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। अगर आपका मानसिक विकास अच्छा है तो इसमें भी कोई डाउट नहीं कि आपका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। अगर आपका सामाजिक विकास अच्छा है तो आपका संवेगात्मक विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। इसके जैसे उल्टी बात करें, अगर मान लो किसी कारण आपका शारीरिक विकास गड़बड़ा रहा है, बुखार आ रही है, शरीर जो है वो दर्द कर रहा है, या कोई भी आपको XYZ बीमारी हो गई है, होनी नहीं चाहिए, हो गई है, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक अगर रूप से अगर आप अस्वस्थ हो, बीमार हो, बीमारी से ग्रसित हो, तो मानसिक रूप से भी आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। मानसिक विकास भी आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सामाजिक विकास, दूसरों से आप बात करने से क्या करोगे, कतराओगे, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, क्रोध आएगा, संवेग जो है आपके वो असंतुलित हो जाएंगे, आप जो है अलग ही प्रकार के व्यक्तित्व को जो है प्रदर्शित करने लग जाओगे। तो ये सारे विकास के पक्ष आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। वही जब भी तो कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया,
ये आपने सुना होगा। यानी कि पहला सुख क्या है, निरोगी का है। अगर आपने अपने शरीर को अच्छा रखा है तो बाकी तो सारी चीज़ें अपने आप ही अच्छी होती जाएगी। अगर आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपने शरीर को क्या रखो, फिट रखो। ठीक है, फिट रखोगे, फिर उसके बाद में अगर आप पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे आपको जो भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से याद होगा। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरों से मिलोगे तो आपका जो सामाजिक जो है, आपका जो सामाजिक विकास है वो भी अच्छा होगा। आपके संवेग भी आपस में आपसे क्या होंगे, नियंत्रण में रहेंगे। आपके संवेग आपके नियंत्रण में रहेंगे, आपकी इंद्रियां आपकी नियंत्रित रहेगी, आपसे नियंत्रित रहेगी। तो ये ध्यान में रखना है, विकास के सभी पक्ष आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। इसके आगे बात करें अपन, विकास अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, परिणाम है। अंतःक्रिया का परिणाम, अंतःक्रिया का मतलब व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। कैसे, आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर, त्वचा से स्पर्श करके, ये अपनी क्या होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। और इसी के द्वारा बच्चा जो है या व्यक्ति जो है, बालक जो है, वह अंतःक्रिया करता है और अपना क्या करता है, विकास करता है। तो ध्यान में रखना है, विकास अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। इसके आगे बात करें, नेक्स्ट, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने जोखिम होते हैं, जोखिम होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने जोखिम होंगे। अपने का मतलब हर अवस्था के अलग अलग प्रकार के क्या है, जोखिम होते हैं। जैसे अगर अपन श्रेष्ठावस्था की बात करें, विकास की अवस्था की बात करते हैं अपन, श्रेष्ठावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मुख्य रूप से ये 4 ही मानी जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था भी होती है। इसके अलावा अगर अपन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के आधार पर देखेंगे तो किसी ने 10 बता रखे हैं, किसी ने 12, किसी ने 13, वो अलग बात है। मुख्य रूप से जो 5 जो है अवस्थाएं होती है, जैसे गर्भावस्था हो गई, तो गर्भावस्था में एक बच्चे की अलग जोखिम होते हैं। उसकी माँ पे डिपेंड करता है, माँ क्या खा रही है, कैसे जो है दवाइयाँ ले रही है, कितना अपने शरीर का ध्यान रख रही है, तो वो चीज़ उस पर डिपेंड करेगा, उसके विकास पर डिपेंड करेगा। शेषावस्था में बच्चे जो है वो दूसरों पर आश्रित रहता है। फिर बाल्यावस्था में जो है, वहाँ पे क्या होता है, बाल्यावस्था में वह अपने दोस्तों से क्या कर लेता है, अवांछित शब्दों को जो है ग्रहण कर लेता है, गलत व्यवहार को अपना लेता है, गलत चीज़ों को अपना लेता है। बाल्यावस्था में चोरी करना, झूठ बोलना, ये सामान्य सी बात होती है। इन चीज़ों को बच्चा क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ये उसकी जोखिम है। किशोरावस्था में एक मेंटली प्रेशर रहता है, बच्चे पे जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है, अब वो किशोर हो चुका है, ना तो बच्चा रहता है ना बड़ा होता है, बीच का हो जाता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारियाँ लेकर चलता है। वहाँ पे बहुत सारे उसके क्या होते हैं, जोखिम होते हैं। शादी को लेकर टेंशन, ठीक है, पढ़ाई को लेकर टेंशन, नौकरी को लेकर टेंशन, परिवार को लेकर टेंशन, पारिवारिक जो क्लेश है उसको लेकर टेंशन, बहुत सारी उसके पास क्या होती है, जो है अलग अलग प्रकार की क्या होती है, चिंताएं होती है। तो उसके अलग जोखिम, जिसके कारण वो क्या करता है, उस अवस्था में मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाता है, गलत कार्य करना प्रारंभ करता है, गलत रास्ते पे चल जाता है, आत्महत्याएं वगैरह। तो ये है किशोरावस्था की अपनी क्या है, अलग ही प्रकार की क्या होती है, जोखिम होती है। प्रौढ़ावस्था की बात करें तो प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि जो वृद्ध है वह अपने बच्चों पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। वो उनसे आशा रखते हैं, होप रखते हैं। अगर वह अपने जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे अगर उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो एक निराशा में चले जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो वह प्रौढ़ावस्था की एक अलग ही प्रकार की क्या है, जोखिम है। तो ये नियम क्या कहता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने प्रकार की क्या होती है, जोखिम होते हैं, ध्यान में रखना है। इसके अलावा विकास में सांस्कृतिक परिवर्तन प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन, अगर अपने किसी प्रकार की सांस्कृतिक परिवर्तन है या जो अपनी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं अपने विकास को प्रभावित करती है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। जैसे अपन नॉर्मली बात करें, जैसे हिंदू है तो हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व में जो भी विचारधारा है, जो भी सिस्टम है, जो भी रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, वो कहीं ना कहीं अपने विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। मुस्लिम धर्म की बात करें तो वहाँ पे भी रीति रिवाज हो सकते हैं, प्रथाएं हो सकती है, जो भी सिस्टम हो सकता है। तो संस्कृति की बात कर रहे हैं तो जो भी अपने कल्चर के अंदर, जो भी संस्कृति में जो भी रीति रिवाज है, जो भी प्रथाएँ हैं, जो भी मान्यताएँ हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विकास को क्या करती है, प्रभावित करती
गति है। इसके अलावा नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें तो विकास में आरंभिक जो अवस्था होती है वह महत्वपूर्ण मानी जाती है। ध्यान में रखना है, विकास में आरंभिक अवस्था महत्वपूर्ण होती है। विकास में आरंभिक अवस्था महत्वपूर्ण होती है। प्रारंभ की जो शुरुआत जो होती है, जिसको अपन बोलते हैं शैशवावस्था, वो अपने पूरे जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से एक मकान अपन बनाते हैं तो उसकी जो नींव होती है वो महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से जीवन काल में आरंभिक अवस्था जो बच्चे की होती है, वहीं पे बच्चा जो है उसमें भाषा का निर्माण होता है, उसमें विचारों का निर्माण होता है, उसमें सामाजिक विकास होता है, उसमें नैतिक विकास होता है, उसमें जो अच्छी बातें हैं उनका विकास होता है, अच्छे गुण डेवलप होते हैं। सारी चीज़ें जो है वह शैशवावस्था में क्या होते हैं? विकसित होते हैं। इसलिए कहा गया है कि विकास में जो आरंभिक अवस्था होती है, बुनियाद जो अवस्था होती है, वो महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें तो विकास के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। ध्यान में रखना है, विकास के द्वारा क्या की जा सकती है? भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। अब ऐसा कैसे? तो विकास के पक्षों के बारे में अगर आपको पता है, किसी के विकास के पक्षों के बारे में आपने जान लिया है, तो आप उसके संदर्भ में क्या कर सकते हो? भविष्यवाणी कर सकते हो, उसके फ्यूचर के बारे में बता सकते हो। कैसे? अगर अपन किसी बालक को ले लेते, मान लो ये अपन ने बालक ले लिया है, अपन ने इसके शारीरिक विकास के बारे में देख लिया है। शारीरिक विकास के बारे में कि इसके जो शरीर है बिल्कुल क्या है? फिट है, कोई बीमारी से ग्रसित नहीं, बिल्कुल क्या है? स्वस्थ है। मानसिक विकास अपने को पता चल गया कि यार ये क्लास में बिल्कुल क्या है? होशियार है, प्रॉपर तरीके से आता है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करता है। मानसिक विकास भी क्या है? अच्छा है, याद करने की कैपेसिटी भी क्या अच्छी है। सामाजिक विकास अपन ने देख लिया कि यार ये मिलनसार है, बोलता भी अच्छा है, सभी गुरुजनों की क्या करता है? रेस्पेक्ट करता है। संवेगात्मक विकास के बारे में अपन ने जान लिया कि इसके संवेग अच्छे, इसको न तो ज़्यादा गुस्सा आता है, दूसरों से ये क्रोध भी नहीं करता है। तो ये सारे विकासों के बारे में अपन ने जान लिया, तो अपन क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। जब इतनी चीज़ें अपने को पता है तो अपन कह सकते हैं ना कि भविष्य में ये आगे कुछ ना कुछ क्या करेगा? नाम करेगा, ये इस फील्ड में जाएगा। किसी के अपन ने देख लिया कि ये बच्चा जो है खिलाड़ी प्रवृत्ति का है, तो अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो है ये एक अच्छा प्लेयर बन सकता है, अच्छा जो है शिक्षक बन सकता है, कुछ भी जिस लाइन में वो है अव्वल है। तो ध्यान में रखना है, विकास के द्वारा क्या की जा सकती है? भविष्यवाणी की जा सकती है। और इसके अलावा बात करें तो प्रत्येक अवस्था में विकास में भिन्नता पाई जाती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में भिन्नता पाई जाती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक अवस्था में कैसे? प्रत्येक अवस्था की बात करें तो शैशवावस्था में आपने देखा होगा विकास तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में देखा होगा कि विकास मंद गति से होता है, फिर किशोरावस्था की बात करें तो पुनः विकास तीव्र गति से होता है, और प्रौढ़ावस्था की बात करें तो पुनः विकास मंद गति से होता है। तो अपन कह सकते हैं कि विकास की प्रत्येक अवस्था में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है, विकास में भिन्नता पाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे से सिद्धांत थे, और ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। और ये आपकी 11वीं की किताब में दे रखे हैं, डायरेक्टली आपके प्रश्न आने के जो है चांस है, तो ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ मैं ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।